यस सर, यस सर। एक बारी आप जब पढ़ाते हो इसके बाद एक और बारी लेक्चर देखते हो तभी समझ आता है, दो हम बारी देख लो। लीनियर काइनेटिक एनर्जी जैसे होती है हाफ एम वी स्क्वायर, तो रोटेशनल मोशन जब आएगा तो एक तो हर जगह वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। अब मास की जगह एक नई टर्म हम इंट्रोड्यूस करेंगे विच विल बी कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमने डायमेंशनल फॉर्मूला में इसका फॉर्मूला लिखा था, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की टर्म्स में लिखेंगे। तो हाफ एम वी स्क्वायर लीनियर मोशन में था, इसमें हम प्रूफ करेंगे कि इट्स हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। फिर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा सारी बॉडीज का। रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, स्फीयर का क्या होता है, डिस्क का क्या होगा, रिंग का क्या होगा, रेक्टेंगुलर शीट, बिकॉज सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का याद करोगे तो उसके बाद ही इसके न्यूमेरिकल्स निकला करेंगे। सो पहले हम रोटेशन पढ़ेंगे, उसके बाद फिर कंसेप्ट आएंगे टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के, और फिर रोलिंग मोशन। सो अभी पहले रोटेशन से शुरू करते हैं कि अगर मेरे पास एक बॉडी है जो किसी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, तो मेरे पास आर्बिट्रेरी शेप कोई भी बॉडी ले लो, कोई डेफिनेट शेप जरूरी नहीं है। से मैंने लिया कि ये बॉडी एक्सिस है और ये एक आर्बिट्रेरी शेप बॉडी है, और ये रोटेट कर रही है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो रिजिड बॉडी जब रोटेट करती है तो सारे पॉइंट्स की वेलोसिटी सेम होती है या एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है। जैसे अर्थ रोटेट कर रही है तो आपकी वेलोसिटी सबकी जो अर्थ पे रहेगा सेम है या सबकी एंगुलर वेलोसिटी सेम है? अगर हम रोटेशन ऑफ अर्थ लेते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, बिकॉज सबके लिए दिन 24 घंटे का ये कि 24 आवर्स में हम लेते हैं, अर्थ एक रोटेशन पूरी करती है, और ओमेगा बेसिकली होता है एंगल अपॉन टाइम। तो पूरी एक रोटेशन में एंगल हो गया 2 पाई टाइम टी। सो सबके लिए टी 24 आवर्स ही है पूरे वर्ल्ड में, बट वेलोसिटी सबकी अलग अलग होती है। सो हम लेते हैं जब भी हमारे पास इस तरह से रिजिड बॉडी रोटेट करेगी, हर पॉइंट की वेलोसिटी अलग अलग होगी और एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी। और वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन क्या होता है? वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन v is perpendicular negative by r is equal to a is equal to v over r। आर ओमेगा। सो v इज इक्वल टू आर ओमेगा। सो मैं अगर यहाँ पे एक मास लेता हूं, सॉरी लिखना है, अभी नहीं लिखना, इसका डिस्टेंस है r1। तो अगर मैं आपसे पूछूं इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी सिर्फ इस m1 की, एक छोटे से मास की, पूरी बॉडी को हमने बहुत सारे मासेस में डिवाइड कर दिया, मैंने एक स्मॉल मास लिया m1, इसकी एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, इसका एक्सिस से डिस्टेंस है r1, तो इसकी लीनियर वेलोसिटी क्या होगी? r1 ओमेगा। लीनियर वेलोसिटी r1 ओमेगा होगी ना, बिकॉज परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1 है। अगर इसकी लीनियर वेलोसिटी r1 ओमेगा है तो इस एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, हाफ m1 r1 ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली मैं अगर कोई और मास लेता है m2 एट अ डिस्टेंस r2, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती? हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। जैसे मेरे पास आ रही थी हाफ, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? बेसिकली बॉडी बहुत सारे छोटे छोटे मासेस मिला के बनी थी, तो अगर मैं सबकी काइनेटिक एनर्जी को ऐड कर दूंगा तो दैट विल बी टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। मतलब अगर मैंने कहा कि बॉडी को n पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जैसे m1 m2 mn, और उनका डिस्टेंस है r1 r2 अप टू rn, कैसे बहुत सारे पार्ट कर दिए बॉडी के, n मासेस में डिवाइड कर दिया, तो इसे टोटल काइनेटिक एनर्जी, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द इंडिविजुअल मासेस। तो हम इनको ऐड करेंगे तो दैट विल गिव यू द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। बिकॉज इसमें अगर आप देखो तो सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ द बॉडी तो मूव कर नहीं रहा। अगर मैं लूं कि ये सेंटर है बॉडी का, तो ये तो रेस्ट पे ही है जहां से एक्सेस पास कर रहा है, तो बॉडी उसी जगह पे घूमी जा रही है। जैसे आपके घर में फैन है, तो फैन के पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी तो है, बट उसके पास लीनियर काइनेटिक एनर्जी नहीं है, बिकॉज वो उसी जगह पे पूरा दिन घूमता रहता है।
सो इट हैज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, पर वो ट्रांसफर्स नहीं कर रहा, वो आगे नहीं जा रहा. सो और रोल अगर बॉडी करे तो उसके पास दोनों एनर्जीज होती है, मतलब वो आगे भी जाती है और वो रोटेट भी करती है. साइकिल का टायर है, तो अगर आप साइकिल चला रहे हो तो वो आगे भी जा रहा है और वो रोटेट भी कर रहा है, तो उसको हम रोलिंग कह देते हैं कि ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों हो जहां पे. सो यहाँ पे भी हम सिर्फ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं, वेयर बॉडी रोटेट्स अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस. सो ये डायग्राम बना लो, फिर लिखते हैं इसको. सिर्फ डायग्राम बना लो. और रिजिड बॉडी हम बोलते किसको है? जो बेसिकली डिफॉर्म नहीं हो सकती. यहां आप ये कह सकते हो, ज्यादा प्रिसाइजली बताना है कि उसके दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो वेरी नहीं कर रहा, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो फिक्स रह रहा है. सो जो डिफॉर्म हो जाएगी दैट विल नॉट बी रिजिड बॉडी. क्या पूछा? सर इसकी हेडिंग क्या होगी? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी. ओके सर. रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी. सर अगर इलिप्टिकल पाथ्स में कर रही हो तो इट्स नॉट ऑलवेज पॉसिबल कि वो 90 डिग्री बनाएगा. इलिप्टिकल पाथ मतलब रोटेशन में. हाँ जी, रोटेट तो घूम तो हो रहा है बट बॉडी रोटेट करती है, हर पॉइंट सर्कल में मूव करता है. रोटेशन में इलिप्टिकल पाथ हो ही नहीं सकता. जब भी बॉडी किसी फिक्स्ड एक्सिस के बाद रोटेट करेगी तो उसका हर पॉइंट सर्कल में मूव करेगा. मतलब जैसे अर्थ के आसपास बहुत सारी बॉडीज हैं अर्थ पे, सबका पाथ सर्कुलर ही है. एक्सिस ऑफ रोटेशन के वो सब सर्कल में मूव करेंगे. सो इलिप्टिकल पाथ इज नेवर पॉसिबल रोटेशनल मोशन में. All the bodies move in a circular path about that fixed radius. So you can write, consider a rigid body. Consider a rigid body of arbitrary shape. Consider a rigid body of arbitrary shape, rotating about a fixed axis xx dash. इसको xx dash mark कर लो. Rotating about a fixed axis xx dash with constant angular velocity omega. With consider a rigid body of arbitrary क्या बोला? Arbitrary shape. Consider a rigid body of arbitrary shape rotating about a fixed axis xx dash. Rotating about a fixed axis xx dash with constant angular velocity omega. With constant angular velocity omega. If we assume the body to be formed by if we assume the body to be formed by joining number of small masses, then its kinetic energy is the sum of kinetic energy of its kinetic energy is the sum of kinetic energy of individual masses. Sum of kinetic energy of individual masses. Let m parts of the body be. Let n parts of the body be m1, m2 up to mn. Let n parts of the body be m1, m2 up to mn at a distance r1, r2 at a distance r1, r2 up to rn respectively, at a distance r1, r2 up to rn respectively from the axis of rotation. Omega for all the masses. Omega for all the masses is same
omega for all the masses is same, whereas linear speed is different such that सर आपने क्या बोला, एक बारी रिपीट कर दो. omega is same for all the masses, whereas linear speed is different such that v1 किसके इक्वल होगा? r1 ओमेगा and so on. Vn is equal to Rn omega. Total kinetic energy अगर मैं v1 v2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं तो कोई टर्म कॉमन आ सकती है? ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, हाफ ओमेगा स्क्वायर. तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, हाफ ओमेगा स्क्वायर ठीक है. स्टेप देख लो एक बारी कि v1 को r1 ओमेगा पुट कर दिया, v2 को r2 ओमेगा, v3 को r3 ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा. ठीक है यहां तक? ये जो टर्म आई हमारे पास, सिर्फ ब्रैकेट के अंदर, दिस इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सो वी गेट AT इज इक्वल्स टू where I is ये तो इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला हो गया. तो अगर मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन करना है, इसको मैं कैसे करूं? इट्स डिफाइंड एज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन. सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, और फिर इन सबका सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन. इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन सी चीजों पे डिपेंड कर रहा है? दो कौन से फैक्टर हैं? अगर मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन xx डैश की जगह कोई और लेता तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहता है या बदल जाता? अगर मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन को थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. R1 R2 सारे डिस्टेंस बदल जाएंगे. हमने R1 R2 जो डिस्टेंस लिए थे वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से लिए थे, तो अगर मैं एक्सिस को बदल दूंगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बदल जाएगा. तो हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो चीजों पे डिपेंड करता है. एक डिपेंड करता है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा है, और दूसरा द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट दैट एक्सिस. अगर मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर पड़े हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा आएगा या कम आएगा? अगर मासेस एक्सिस से दूर हैं तो दूर आएगा, मतलब तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट दैट एक्सिस क्या है.
सो इन दो वेक्टर्स पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड कर रहा है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली, अब फिजिकली अगर हम समझने की कोशिश करें कि इसको हम पढ़ क्यों रहे हैं, लीनियर मोशन में जो मास का रोल होता है, मास बेसिकली क्या डिटरमिन करता है, बिकॉज मास को भी हम लेते हैं ना, इट्स द मेजर ऑफ इनर्शिया। सो मास बेसिकली क्या डिटरमिन करता है कि एक बॉडी को मूव करने के लिए मिनिमम कितनी फोर्स चाहिए, या फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, दैट डिपेंड्स ऑन मास। सिमिलरली रोटेशनल मोशन में अगर हमने किसी बॉडी को रोटेट करना है तो उसको रोटेट करने के लिए कितनी टॉर्क चाहिए, उसमें फोर्स था, इसमें टॉर्क आ जाएगा, दैट डिपेंड्स ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जिस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है उसको टर्न करना मुश्किल है, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है उसको टर्न करना आसान है। सो रोटेट करना हमेशा इस पे डिपेंड करेगा कि आई की वैल्यू लार्ज है या स्मॉल है। आई अगर लार्ज है तो बॉडी को रोटेट करना हमेशा मुश्किल होता है, और आई अगर स्मॉल हो तो रोटेट करना आसान होता है। जैसे मैं आपसे पूछूं से, अगर मेरे पास इस तरह का सिस्टम है, से एक ऐसे डोर है, ये साइड आयरन, ये साइड वुड। एक एक्सिस x1 x2, किस एक्सिस के अबाउट रोटेट करना आसान है, मैं x1 x2 को एक्सिस बनाऊं तो रोटेशन आसान होगी, या x3 x4 को एक्सिस बनाऊं तो? इनमें से कौन सा एक्सिस चूज करें, अलग डायग्राम बना लो, बेशक एक पे नहीं शो करना तो। सर x1 1 x1x। सो x1 x2 के लिए आसान होगा, बिकॉज उसमें जो हैवियर पार्ट है दैट इज सिचुएटेड क्लोजर टू द एक्सिस। हैवियर पार्ट एक्सिस के जितनी पास कर दोगे उसको रोटेट करना उतना आसान हो जाएगा। जैसे आप घर में नॉर्मल ट्राई कर सकते हो, इफ यू हैव अ हैमर, हथौड़ी है आपके घर में, अगर आप इसको फिक्स करते हो और इसको घुमाने की कोशिश करोगे तो आपको ज्यादा टॉर्क चाहिए होगी, ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। बट अगर आप ऑपोजिट करोगे, जो हैमर है उसको एक्सेस मान लो, ऐसे से वुडन पार्ट को रोटेट करना हो तो इजीली रोटेट कर लोगे, बिकॉज इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया, इधर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया। मास इज एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, मास एक्सिस से जितना दूर होता जाएगा उसको रोटेट करना उतना मुश्किल होता जाएगा। जैसे मैं आपसे पूछूं से, मेरे पास दो एग्स हैं, एक रॉ एग और एक बॉइल्ड एग, मैंने दोनों को रोटेट किया तो फास्टर कौन रोटेट करेगा? दोनों में से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा किसका होता है या सेम होता है? रॉ एग और हार्ड बॉइल्ड एग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज्यादा होगा? हार्ड बॉइल्ड हार्ड बॉइल्ड एग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा क्यों होगा? उसका मास ज्यादा है। मास बढ़ गया जैसे नहीं। अच्छा, मतलब बॉइल करने से मास बढ़ जाता है। स्मार्ट फिजिक्स, मेरे को पता नहीं था किसी चीज को बॉइल करने तो उसका मास बढ़ जाता है। वो कहां से आया मास? सर वाटर अंदर गया होगा ना, वाटर अंदर चला जाता है, ऐसे नहीं आता वाटर अंदर। सर ऑस्मोसिस हुआ होगा। सर रिगिड बढ़ जाता रॉ है। एग में सेंटर में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है मास ज्यादा। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। रॉ एग को रोटेट करोगे तो उसके अंदर जो लिक्विड फॉर्म में है तो फोर्सेस लगेंगी तो लिक्विड मूव्स टू द कॉर्नर्स, वो साइड पे चला जाता है लिक्विड। मतलब हार्ड बॉइल्ड एग में जो मास है वो फिक्स्ड है, वो मूव नहीं कर सकता। बट अगर मेरे पास रॉ एग है तो जो लिक्विड है वो कॉर्नर्स पे चला जाता है।
कॉर्नर्स पे चला जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा या कम हो जाएगा? बढ़ेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा। तो आप कभी ट्राई करके देखना घर में, जो एग खाते हैं, सो हार्ड बॉइल्ड एग लेना, रॉ एग लेना, दोनों को रोटेट करना, अप्लाइंग ऑलमोस्ट सेम फोर्स, हाथ से कोशिश करना कि आप सेम फोर्स लगाओ, तो यू विल Sir? ऑब्जर्व दैट कि जो Sir? हार्ड बॉइल्ड एग है, हाँ जी, सर जो ये रॉ एग है इसमें हम एक्स एक्सिस किसको कंसिडर करेंगे? आप हमेशा इस एक्सिस के अबाउट ही घुमा लोगे, ऐसे घुमा लो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है सर। बिकॉज एक्सिस कोई भी रख लो आप उसका, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, बट बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा तो रॉ एग जो है स्लो रोटेट करता है हार्ड बॉइल्ड एग से, और जल्दी रुक भी जाएगा। कि दोनों को अगर आप रोटेट करते हो एक्सर्टिंग सेम फोर्स, तो यू विल ऑब्जर्व कि जो रॉ एग है इट स्टॉप्स अर्लियर। उसका एक और रीजन भी हम पढ़ेंगे लिक्विड्स में जाके, बट अभी के लिए ये रीजन है कि रॉ एग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है तो वो जल्दी रुक जाता है, बिकॉज हमेशा लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है कि इट मूव्स टू द साइड्स। देखा है ना ये हमेशा? यस सर। बिकॉज फ्लूइड फ्रिक्शन बाद में आएगा, अभी मैं फ्लूइड फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहा, उसके अलग कंसेप्ट्स होते हैं। कि अगर मेरे पास पानी है और मैंने इसको घुमाया, से टम्बलर में पानी था, तो ये वाली शेप ले लेता वाटर, अगर आप इसको रोटेट करोगे तो साइड से ऊपर चला जाता है। यस सर। जितना फास्टर रोटेट करोगे ये डिफरेंस इन हाइट उतना बढ़ता जाएगा। सो आगे जाके हम न्यूमेरिकल भी करेंगे जहां पे निकालना पड़ेगा कि डिफरेंस इन हाइट, सेंटर में और एज में डिफरेंस इन हाइट कितनी है अगर एंगुलर वेलोसिटी पानी की ओमेगा है तो। और इसमें फ्रिक्शन का क्या रोल होता है लिक्विड्स में? अगर मान लो मैंने आपको ऐसे पानी घुमा के दे दिया, फ्लूइड फ्रिक्शन नहीं है तो ये कभी रुकेगा ही नहीं। आपने एक बार ही पानी को घुमा दिया, मतलब चाय बनाई, चम्मच डाला, उसको घुमा दिया, सो फिर आप वेट करते हैं ना, उसने रुकना ही नहीं कभी अगर फ्लूइड फ्रिक्शन नहीं होगी। इट स्टॉप्स बिकॉज ऑफ फ्लूइड फ्रिक्शन, कि लिक्विड लेयर्स में आपस में फ्रिक्शन होती है। सो अभी के लिए ये देखो कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। इट डिपेंड्स अपॉन एक्सिस ऑफ रोटेशन सिलेक्टेड एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। हमारा काम थोड़ा सा आसान बनाएंगे, हम इसमें दो थ्योरम्स पढ़ेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। वो हमारा काम आसान कैसे बना देती है कि अगर मेरे पास कोई केस है, अगर मेरे पास कोई केस है, जैसे मान लो मेरे पास एक डिस्क थी, मैंने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक एक्सिस के अबाउट निकाल लिया, तो किसी भी और एक्सिस के अबाउट निकालना है जो इसके पैरेलल है, तो उसके लिए हम एक थ्योरम कर देंगे, तो आप किसी भी एक्सिस के अबाउट निकाल सकते हो। फिर एक सिमिलरली परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम करेंगे कि परपेंडिकुलर एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। सो बेसिकली वो थ्योरम से सॉल्व हो जाएगा। तो पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लिख देते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज जो है। सेकेंड हम एक कंसेप्ट करेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन का, और फिर थ्योरम्स और फिर सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, हर बॉडी का जो हमारे दिमाग में आएगी सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आना चाहिए। सो यू कैन राइट दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैन बी डिफाइंड एज, this moment of inertia can be defined as sum of product of mass, sum of product of masses and square of their distance, sum of product of masses and square of their distance from the axis of rotation, square of their distance from the axis of rotation. Mathematically, moment of inertia depends on a part, axis of rotation selected, moment of inertia depends on axis of rotation selected and distribution of mass about the axis of rotation. मैं रिपीट कर दूं।
Moment of inertia depends on axis of rotation selected and distribution of mass about the axis of rotation and distribution of mass about the axis of rotation. और बेसिकली अगर हम एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज कर देंगे तो जो एक साइड में चेंज आएगा जितना वो इंक्रीज होगा उतना ही दूसरी साइड में डिक्रीज हो जाएगा ना? ऐसे थोड़ी होता है, ये कौन सी मैथ्स की थ्योरम है कि एक्सिस बदलने से डिस्टेंसेस इक्वली चेंज करेंगे? मैंने तो आर्बिट्रेरी शेप की बॉडी ली है, आर्बिट्रेरी शेप की बॉडी लिया तो ऐसे थोड़ी होता है। जैसे मैं अगर सिमेट्रिकल बॉडी भी ले लेता तो अगर मैं इसका कोई एक एक्सिस लेता हूं, उसे एक बॉडी ले लो दो की जगह, अभी इस एक्सिस से डिस्टेंस निकालें और इस एक्सिस से निकालें तो आप कह सकते हो जितना एक साइड का बढ़ रहा है उतना दूसरी साइड का कम भी हो रहा है। ऐसे नहीं होता कभी भी, ये मैथ्स की कोई थ्योरम नहीं है कि एक्सिस को शिफ्ट करने से डिस्टेंसेस इक्वली चेंज होंगे, बिकॉज बॉडी तो रैंडम शेप है। सो यू कैन राइट axis of rotation selected and distribution of mass about the axis of rotation. Next paragraph में लिखो moment of inertia is term analogous to, moment of inertia is term analogous to mass in linear motion as mass determines acceleration of the body, mass determines acceleration of the body रिपीट कर दो. as mass determines acceleration of the body when force is applied. Torque determines moment of inertia determines angular acceleration. Moment of inertia determines angular acceleration when torque is applied. So Moment of inertia determines angular acceleration when torque is applied. एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर लीनियर मोशन के बाद रिपीट कर दो. क्या? सर लीनियर मोशन के बाद रिपीट कर दो. Moment of inertia is term analogous to mass in linear motion as mass determines acceleration of the body when force is applied. Moment of inertia determines angular acceleration. Moment of inertia determines angular acceleration when torque is applied. Next is सर टर्म एनालोगस क्या होता है? सिमिलर कि लीनियर मोशन में जो मास का रोल है रोटेशनल मोशन में वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होगा। जैसे हम फोर्सेस को बिना मास के नहीं बढ़ सकते, इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बिना रोटेशन नहीं बढ़ सकते। नेक्स्ट इज रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन अगर मेरे पास एक कोई आर्बिट्रेरी शेप बॉडी है जिसका टोटल मास m है,
इसका कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा जो हमने अभी जैसे लिखा m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस mn स्क्वायर। रेडियस ऑफ गायरेशन को हम कहते हैं दैट डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस where if whole mass of the body is supposed to be concentrated. That distance from axis, वो बॉडी के अंदर भी ले सकते हो, बॉडी के बाहर भी ले सकते हो। That distance from axis मतलब मान लो मैंने ले लिया K. That distance from axis where if whole mass is concentrated, कि सारा मास यहां पे रख दिया पॉइंट मास की तरह, तो सिर्फ अगर मैं इस एक मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछूं तो कितना होगा? मास m है, उसका एक्सिस से डिस्टेंस k है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? mk mk²। तो हम कहेंगे कि दैट डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस वेयर इफ होल मास ऑफ द बॉडी इज कंसंट्रेटेड इट विल हैव सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज दैट ऑफ द बॉडी। मतलब वो डिस्टेंस है जहां पे हम सारा मास अगर बॉडी का कंसंट्रेट कर दें तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही आना चाहिए जो बॉडी का एक्चुअल कैलकुलेशन से आएगा। तो एक्चुअल कैलकुलेशन इससे तो आ रहा है mk², एक्चुअल कैलकुलेशन से क्या था? m1r1 स्क्वायर प्लस अगर मैं एक assumption हूं कि बॉडी को हमने इक्वल मासेस में डिवाइड किया, मैंने इक्वल मासेस में डिवाइड किया, तो मैं m को कॉमन ले सकता हूं। ऐसे लिख सकता हूं फिर मैं टोटल मास क्या होगा इसके स्मॉल m और कैपिटल M में कोई रिलेशन है? बॉडी के n पार्ट्स किए सबका मास m, तो कैपिटल M और स्मॉल m में रिलेशन क्या होगा? कैपिटल M इज mn is equal to capital M. इसको मैं mn लिख सकता हूं, mnk² इज इक्वल्स टू ये कैंसिल कर देते हैं, तो k किसके इक्वल आ गया? ये k की वैल्यू आ गई r1² प्लस r2² प्लस rn² बाय n। इसको क्या बोले हम? आपने ऐसे एक फॉर्मूला केमिस्ट्री में पढ़ा है। हमने क्या किया? सारे डिस्टेंसेस का स्क्वायर किया, उन सबको ऐड किया और स्क्वायर करके ऐड करके अर्थमेटिक मीन ले लिया और फिर उसका अंडर रूट लिया। सो इसकी कुछ शॉर्ट फॉर्म रखी थी ना केमिस्ट्री में, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। So we say radius of gyration is root mean square distance from axis of rotation. Because kinetic theory of gases में RMS velocity बड़ी होगी कि अगर अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं उनकी velocity है v1, v2, vn, तो RMS velocity आपने बढ़ी की अंडर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस vn स्क्वायर बाय n होल अंडर द रूट। तो RMS velocity का फॉर्मूला बढ़ा था। So this is RMS distance from the axis of rotation. अगेन रेडियस ऑफ गायरेशन अगर आप याद रख लोगे बॉडीज के तो आपको कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ेंगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकालना पड़ेगा। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में रेडियस ऑफ गायरेशन से कैलकुलेशंस बहुत शॉर्ट हो जाएंगी, तो हम हर बॉडी का रेडियस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी याद रखेंगे और k² बाय r² की वैल्यू भी याद रखेंगे, k की नहीं k² बाय r² की। सो यू कैन राइट डेफिनेशन पहले, रेडियस ऑफ गायरेशन it is that distance from the axis of rotation. It is that distance from the axis of rotation where if it is that distance from the axis of rotation where if
whole mass of the body is concentrated, where if whole mass of the body is concentrated, it will have same moment of inertia as that of the body itself. It will have सर एक बार एक्सिस ऑफ रोटेशन के बाद रिपीट कर दो, नेट स्लो हो गया थोड़ा सा. radius of gyration is that distance from the axis of rotation where if whole mass of the body is concentrated, it will have same moment of inertia as that of the body itself. It will have same moment of inertia as that of the body itself. सर सेंटर ऑफ मास और रेडियस ऑफ gyration में क्या फर्क है? सेंटर ऑफ मास तो बॉडी का सेंटर होता है, ये तो डिस्टेंस है, वो एक पॉइंट है. सेंटर ऑफ मास तो एक पॉइंट है ना, सर्कल है तो सर्कल का सेंटर ऑफ मास है. रेडियस ऑफ गायरेशन एक डिस्टेंस है, तो ये तो दो अलग अलग चीजें हैं. सेंटर ऑफ मास तो हमेशा एक पॉइंट निकलता है, जैसे हमने निकाला था 2r बाय पाई पे, 3r बाय 4 पाई पे, तो एक पॉइंट था जहां पे सेंटर ऑफ मास जिसको हम बोल रहे थे. सो यू कैन कंसिडर एन आर्बिट्रेरी शेप बॉडी. कंसिडर एन आर्बिट्रेरी शेप बॉडी rotating about a fixed axis. If total mass of the body is capital M, if total mass of the body is capital M, and its radius of gyration is k. If total mass of the body is capital M and its radius of gyration is k, then its moment of inertia is given by I is equal to mk square. I is equals to mk square. Divide the body into n parts. Divide the body into n parts with mass m1, m2 up to mn. With mass m1, m2 up to mn at a distance r1, r2 up to rn. At a distance r1, r2 up to rn from the axis of rotation. At a distance r1, r2 up to rn from axis of rotation. The moment of inertia is also given by I is equals to m1 r1 square plus m2 r2 square up to mn rn square, equating the two values of moment of inertia. आगे फिर ये लिख सकते हो सारा, equating the two values of moment of inertia. एक स्टेप और लिख लो बेशक बीच में. सर ये डायग्राम भी ड्रॉ करना है साथ में.
कर सकते हो, नहीं करना रहने भी दो, रिक्वायर्ड नहीं है। अगर समझ में आ रहा है तो ऐसे ही कर सकते हो। clear note. So you can write this moment of inertia is this moment of inertia is RMS distance. Moment of inertia is RMS distance from the axis of rotation. RMS को पूरा लिखना है, पूरा भी लिख सकते हो, रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस. Radius of gyration is RMS distance. The radius of gyration is RMS distance from the axis of rotation. इसके नीचे नोट लिखो एक. So radius of gyration के बाद क्या बोला? Radius of gyration is RMS distance from the axis of rotation. RMS distance from the axis of rotation. Next लिखो, नोट लिख लो इसके नीचे. सर RMS क्या होता है? रूट मीन स्क्वायर. रूट मीन स्क्वायर ही निकाला ना, सबको स्क्वायर करके अर्थमेटिक मीन लिया और फिर अंडर रूट ले लिया, हाँ जी. इसलिए इसको आरएमएस बोलते हैं, आरएमएस डिस्टेंस. सो यू कैन राइट नोट में इसके नीचे. फॉर कंटिन्यूअस बॉडीज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, for continuous bodies the moment of inertia can be calculated by dividing the body into number of small masses dm each, dividing the body into number of small masses dm each if number of small masses dm each if the distance of small mass dm from the axis is r, then moment of inertia is given by सर लास्ट लाइन रिपीट कर दो. if distance of small mass dm from axis of rotation is r, then its moment of inertia is integration of r square dm. सम पहले हमने सम लिखा था, नॉर्मल हमने क्या लिखा था, जो हमने ऐसे लिखा था इसका बेसिकली मतलब क्या है, दिस इज समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n mi ri स्क्वायर.
बस हमने समेशन की जगह इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, मासेस डीएम ले लिया, समेशन की जगह इंटीग्रेशन का साइन. नेक्स्ट टू राइट, पैरेलल एक्सेस थ्योरम. पैरेलल एक्सेस थ्योरम इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, सिलेबस में नहीं है ना. पैरेलल एक्सेस थ्योरम सिलेबस में है ना परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम सिलेबस में है, और काफी साल से नहीं है, बट ये स्कूल वाले फिर भी देंगे बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है. तो सिलेबस में नहीं है तो भी ये स्कूल में आती है एग्जाम्स में. पैरेलल एक्सेस थ्योरम, पहले इसकी स्टेटमेंट लिख दो फिर समझाता हूँ. R1 लिखा है आपने समेशन एम आई आर आई स्क्वायर, समेशन एम आई आर आई स्क्वायर. Parallel access theorem. It states that the moment of inertia of a body, it states that the moment of inertia of body about any axis is equal to moment of inertia of body about any axis is equal to moment of inertia about a parallel axis is equal to moment of inertia about a parallel axis through center of mass plus the product of mass पैरेलल एक्सेस की बात क्या है? plus the product of mass and square of सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बाद प्लीज कर दो एक बार रिपीट. moment of inertia of body about any axis is equal to its moment of inertia about parallel axis is equal to moment of inertia about parallel axis through its center of mass plus the product of mass and square of perpendicular distance between the two axes. अब स्टेटमेंट का मतलब क्या है, बेसिकली मैं क्या लिखाया है आपको इसमें कि हम ले रहे हैं कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है हमने किसी भी एक्सिस के अबाउट, मेरे को इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट एनी एक्सिस. आई वाई कैलकुलेट करना, मैं इसके पैरेलल एक और एक्सिस लूंगा जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है बॉडी के. फर्स्ट एक्सिस के पैरेलल और पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास. इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आईसीएम, और इन दोनों में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज एच. तो parallel axis theorem says that moment of inertia about any axis is equal to moment of inertia about parallel axis passing through center of mass plus product of mass of the body and square of perpendicular distance between the two axes. So अगर मेरे को ICM पता है तो मैं IY निकाल सकता हूं using this theorem कि IY is equal to ICM plus MH square. इसको आप प्रूफ अगर करना चाहते हो कि अगर मैं इसको कहूं कि ये स्टेटमेंट लिख दी हमने बट इसको अगर प्रूफ करना है, मैंने एक स्मॉल मास ले लिया. मैंने वो मिस हो गया था. क्या थ्योरम का नाम क्या है सर? पैरेलल एक्सेस थ्योरम.
सो मैंने यहाँ पे एक स्मॉल मास लिया, मान लो mi, एक्सिस से डिस्टेंस ri। अगर मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेंटर ऑफ मास बताना है तो आई विल से इट्स समेशन mi ri स्क्वायर। अगर मेरे को y एक्सिस से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो क्या होगा? y एक्सिस से डिस्टेंस कितना है? अगर सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास कर रहा है उससे डिस्टेंस अगर ri है तो दिस विल बी ri प्लस h। इसको एक्सपैंड कर दो, दिस इज समेशन mi ri स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2ri इंटू h। समेशन mi ri स्क्वायर प्लस समेशन mi h स्क्वायर प्लस समेशन 2 mi ri इंटू h। ये किसकी वैल्यू है? सर थोड़ी स्क्रीन ठीक कर दो, वो दिख नहीं रहा। ये किसकी वैल्यू है? समेशन mi ri स्क्वायर ICM ICM। इसमें h कांस्टेंट है, अगर मैं h स्क्वायर को बाहर ले आऊं तो समेशन mi क्या हो जाएगा? total mass of body. टोटल मास। टोटल में तो दिस इज h स्क्वायर इंटू टोटल मास। यही थी पैरेलल एक्सिस थ्योरम। मेरे को इसका रीजन बताओ, लास्ट टर्म को मैंने जीरो क्यों लिया? व्हाई दिस इज जीरो? ये जीरो क्यों है? सर हमने सेकंड टर्म में एच क्यू ऐड किया, सेकेंड टर्म में एच क्यू ऐड किया। सेकेंड एक्सिस से डिस्टेंस कितना है? ठीक है, आर आई प्लस एच है ना? हाँ जी, मेरे को बताओ ये जीरो क्यों है? समेशन 2 एम आई आर आई इंटू एच। यहाँ पर वो y की वैल्यू कैसे है? वो तो z की x की वैल्यू होनी चाहिए। इसकी वैल्यू होनी चाहिए x की। एक्स की, ये वाई एक्सिस है, इसको मैंने मानना है आई वाई। एक्स कहां से आया? एक्स कहां से आया? वर्टिकल नहीं है। आई वाई आएगा। मैंने दो ही तो एक्सेस ना, एक आई वाई और एक आईसीएम, तो एक्स तो कहीं है ही नहीं। और डिस्टेंसेस में ले रहा हूं, एक आर आई लिया और एक आर आई प्लस एच लिया। आर आई किससे डिस्टेंस है? आर आई डिस्टेंस मैंने कहां से लिया है? आईसीएम से। सेंटर ऑफ मास। ICM से ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है। सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता था? ये सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या था? आरसीएम की वैल्यू क्या थी? अगर मैं डिस्टेंसेस को सेंटर ऑफ मास से ले रहा हूं तो ये वैल्यू कितनी होगी? 0 0
ये वैल्यू 0 हो गई तो समेशन एम आई आ रही 0 आ गया, मतलब h तो कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है। तो अगर ये 0 है तो ये पूरी टर्म भी 0 ही होगी। आपको एक्सप्लेन करने की भी नहीं जरूरत, आप ऐसे ही लिख दोगे तो टीचर्स को पता है कि ये कहां से आ रहा है, ऑब्वियस होता है कि ऑल द मासेस बैलेंस अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो समेशन एम आई आ रही हमेशा 0 होता है अगर हम सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंसेस ले रहे हैं। तो आपको ये शो करने की नहीं भी जरूरत। अब सिंपल ये सब नोट करने हैं ना? क्या, नहीं पहले इसको ऊपर थ्योरी लिखनी थोड़ी सी, सिर्फ डायग्राम बना लो फिर दिखाता हूं मैं, सिर्फ डायग्राम बना लो। So you can write for an arbitrary shaped body. लास्ट 3 स्टेप्स एक और बार बता दो। क्या, लास्ट 3 स्टेप्स। समेशन एम आई आर आई स्क्वायर क्या है, आईसीएम। तो उसको आईसीएम लिख दिया। एच स्क्वायर कांस्टेंट है, समेशन एम आई क्या होगा, समेशन एम आई का मतलब क्या होता है, सारे मासेस को ऐड कर दिया तो दैट विल बी टोटल मास। और एम आई आर आई 0 है बिकॉज सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस ले रहे हैं, वो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला, तो इसलिए समेशन एम आई आर आई 0 आएगा। सो यू कैन राइट कंसिडर एन आर्बिट्रेरी शेप बॉडी rotating about an axis such that its moment of inertia is Iy such that its moment of inertia is Iy. They're rotating along के बाद से repeat करो। Rotating about an axis such that its moment of inertia is Iy. For any mass mi, for any mass mi of the body at a distance ri, moment of inertia about an axis passing through center of mass, moment of inertia about an axis passing through center of mass is ICM is equal to summation mi ri square. First step लिख लो, ICM is equal to summation mi ri square. If h denotes perpendicular distance, if h denotes perpendicular distance between the two axes, then distance of mi is ri plus h from the given axis and its moment of inertia is, फिर नीचे के भी सारे स्टेप नोट कर लो।
और इसकी जो स्टेटमेंट लिखाई है ना ऐसे ही लिख के आनी है पूरी, सॉर्ट ऑफ रट्टा मारना पड़ेगा, अपनी लैंग्वेज में मत लिखना उसको, चाहे मतलब सेम हो पर टीचर्स मार्क्स नहीं देंगे। और स्कूल के लिए इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज सिर्फ फॉर्मूला चाहिए आपको। बोर्ड ने तो कहा है कि इसका सिर्फ फॉर्मूला ही करना है, पर पता नहीं क्यों स्कूल टीचर्स अभी भी इसके डेरिवेशन देते हैं। नेक्स्ट इज perpendicular axis theorem. Perpendicular axis theorem. The moment of inertia, it states that the moment of inertia about an axis perpendicular to its plane. The moment of inertia about an axis, moment of inertia of lamina लिख लो, moment of inertia of lamina, because ये 3D bodies में नहीं लगती, 2D bodies में। lamina मतलब plane sheet। moment of inertia of lamina about an axis perpendicular to its plane is equal to sum of moment of inertia is equal to sum of moment of inertia about any pair of two mutually perpendicular axes in its own plane सर रिपीट कर दो, परपेंडिकुलर एक्सिस के बाद। perpendicular axis in its own plane provided the given axis passes through provided the given axis passes through their point of intersection. Given axis passes through their point of intersection. मेरे पास अगर कोई भी प्लेन शीट है, एक मैंने एक्सिस लिया which is perpendicular to the plane. Perpendicular axis theorem says कि z axis मतलब ये वाला axis as a perpendicular outwards, कि इस axis के about जो moment of inertia होगा that will be sum of moment of inertia about two mutually perpendicular axes. कि iz इसके about जो moment of inertia होगा that will be sum of moment of inertia about x axis and y axis. So इन दोनों का जो sum होगा that will be iz. So ये perpendicular axis theorem है कि moment of inertia about x axis निकाल लो, y axis निकाल लो, इन दोनों का जो sum होगा that will be moment of inertia about the z axis. Condition is z axis वहां से पास करना चाहिए जहां पे x और y axis intersect कर रहे हैं, और इसके लिए जरूरी नहीं है यही दो एक्सिस, एनी टू परपेंडिकुलर एक्सिस। मतलब इस एक्सिस के अबाउट मेरे को अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो सिर्फ आपको दो परपेंडिकुलर एक्सिस लेने हैं, से I1 और I2 का जो सम होगा दैट विल बी IZ. सो दैट इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये थोड़ा सा इजी प्रूफ है, कुछ है नहीं इसमें खास। अगर मैं नॉर्मल लूं जैसे हमने पहले किया था, मैंने एक बॉडी ली, स्मॉल मास लिया MI, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं XY, ये ओरिजिन है,
इसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है? अगर इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई हैं तो इसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है और वाई एक्सिस से कितना है? एक्स एक्सिस से वाई और एक्स एक्सिस से वाई एंड वाई एक्सिस से एक्स। ये वाई और ये एक्स है। तो अगर मैं पूछूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस कितना होगा? ये लिखना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस कितना होगा? अगर ये आई ले लूं या एक्स आई ले लूं, एम आई एक्स आई स्क्वायर, सॉरी एम आई वाई आई स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस, ये दोनों क्लियर हैं देखो, बिकॉज वाई एक्सिस से डिस्टेंस है, उल्टा लिख दिया मैंने, ये एक्स है वाई है। देखो समझ में आ रहा है? तो z एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस कितना होगा? ये वाला, बिकॉज z एक्सिस से तो यही डिस्टेंस हुआ ना। दिस विल बी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस क्या हो जाएगा? समेशन एम आई and this can be written as you can say Iz is equals to ये आसान है बिकॉज एक्स एक्सिस से डिस्टेंस y है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया समेशन एम आई वाई आई स्क्वायर, वाई एक्सिस से डिस्टेंस x है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया समेशन एम आई एक्स आई स्क्वायर। z एक्सिस से डिस्टेंस लिया तो वो सिंपल वही फॉर्मूला बन गया दैट आई जेड इज इक्वल टू वाई वाई प्लस आई एक्स। समझ में आ रहा है कैसे किया? तो हेडिंग क्या थी सर इसकी? Perpendicular axis theorem. So you can write divide the plane lamina. Divide the plane lamina into number of small masses. Divide the plane lamina into number of small masses. If any such mass is mi, having coordinates xi yi, सर स्मॉल मासेस के बाद क्या बोला था? small mass mi having coordinates xi yi, and the point of intersection of x and y axis is a region, point of intersection of x and y axis is a region, and perpendicular axis bracket में लिख लो z axis passes through this region, and perpendicular axis or z axis passes through this region. Then moment of inertia about x and y axis is given by, so पहले दो स्टेप लिख लो, moment of inertia about x and y axis is given by सर यहाँ पे लेमिना का क्या मतलब है? प्लेन शीट। 2D में एप्लीकेबल है, 3D की थ्योरम नहीं है।
मतलब स्फीयर पे नहीं लगा सकते इसको, आप डिस्क पे लगा सकते हो, रिंग पे लगा सकते हो। Okay, sir. फर्स्ट दो स्टेप लिख लो, आई एक्स एंड आई वाई। द डिस्टेंस ऑफ मास एम आई, द डिस्टेंस ऑफ मास एम आई फ्रॉम जेड एक्सिस इज, distance of mass mi from z axis is under root of xi square plus yi square and moment of inertia about z axis is। फिर आगे के तीनों स्टेप लिख लो। फ्रॉम एक्स एक्सिस के बाद क्या था? इसके बाद डिस्टेंस ऑफ मास एम फ्रॉम एक्स एक्सिस। x axis is z axis, from z axis is under root of xi square plus yi square is under root of xi square and plus yi square and its moment of inertia is। फिर लास्ट थ्री स्टेप्स लिख लो। सर आपने एसपी के क्वेश्चन लेने हैं आज? देखते हैं टाइम बचेगा तो। नेक्स्ट टू राइट। अब इन चीजों को यूज कैसे करना है। फर्स्ट टू राइट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग। About an axis passing through center of curvature, about an axis passing through center of curvature and perpendicular to, about an axis passing through center of curvature and perpendicular to plane of the ring। फिर इसकी फर्स्ट लाइन रिपीट कर दो। Moment of inertia of semicircular ring, ब्रैकेट में लिखो about an axis passing through center of curvature and perpendicular to plane of the ring। मेरे को इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना। परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड, मतलब ये एक्सिस है, बाहर की तरफ आ रहा है। सबसे आसान डेरिवेशन यही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। अगर मैं यहां पे स्मॉल मास लेता हूं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? एक्सिस से डिस्टेंस है r, स्मॉल मास है dm, तो इस dm का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया? dm r square। dm r स्क्वायर। पूरी बॉडी का निकालना है तो इंटीग्रेट, पूरी बॉडी का निकालना है तो पहले एक छोटे से मास का निकाला वाया dm इंटू आर स्क्वायर। ऐसे सारे छोटे मासेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड कर दें। अगर मैं ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट लूं तो सबके लिए आर सेम आएगा या डिफरेंट आएगा? डिफरेंट। अगर ये छोटा मास इधर लेता हूं या इधर लेता हूं या इधर लेता हूं
एक्सेस से डिस्टेंस सेम है सबका या अलग अलग है? सेम है। सेम है आर, तो आर तो कांस्टेंट है। और इंटीग्रेशन ऑफ डीएम का मतलब क्या है? फिजिकली इंटीग्रेशन ऑफ डीएम का मतलब क्या होता है? सारे छोटे मासेस को add। सारे छोटे मासेस को ऐड कर दिया, तो सारे छोटे मासेस को ऐड किया तो क्या आया? सेमी सर्कुलर रिंग का टोटल मास, दैट मींस ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा सेमी सर्कुलर रिंग का mr²। बिकॉज इसमें डिस्टेंस सेम था तो हमारी कैलकुलेशन बहुत आसान हो गई कि r² इंटू डीएम, और डीएम इज एडिंग ऑल सच मासेस, एडिंग ऑल सच मासेस मतलब टोटल मास, तो mr²। समझ में आया कैसे किया? अगर रिंग होता तो यही फॉर्मूला बनता है या डिफरेंट बनता? अगर मैं पूरा रिंग ले लूं सेम। यही बनता सर। तो भी यही बनता है, ये पूरा दोनों रिंग ही होते हैं, मास पूरा रिंग का लेना पड़ता आर है। भी कांस्टेंट होता। आर कांस्टेंट है, अभी हमने सेमी सर्कुलर रिंग का मास लिया, फिर पूरे रिंग का मास ले लेते, पूरे रिंग का मास m है तो फॉर्मूला फिर भी यही रहना था mr²। यहाँ पे हम सेमी सर्कल का मास है, पूरा रिंग होता तो पूरे रिंग का मास होता। सो डायग्राम बना लो फिर लिखते हैं। सर इनमें 2 सर्कल्स नहीं होते, स्मॉलर एंड बिगर, तो उनकी रेडियस वेरी नहीं करेंगे फिर? रिंग को हम लेते हैं सिंपल वायर, तो मतलब उसकी थिकनेस नेग्लिजिबल लेके करते हैं। जो आप इनर और आउटर रेडियस अलग अलग ले लोगे उसको हम फिजिक्स में बोलते हैं एनुलर डिस्क, कि जिसके इनर और आउटर रेडियस नहीं है तो वो एनुलर डिस्क हो जाती है, फिर उसका भी निकालेंगे। सो यू कैन राइट divide the semicircular ring, divide the semicircular ring into number of masses dm each, into number of masses dm each, distance of dm from the axis of rotation, distance of dm from the axis of rotation is distance of dm from axis of rotation is r. Therefore moment of inertia of one small mass, therefore moment of inertia of one small mass is di is equals to dm into r², where I is equals to, or total moment of inertia of the body is equal to, or total moment of inertia of the body is equals to so I is equals to mr². Next numerical लिखो अब semicircular ring का। Find moment of inertia of semicircular ring about an axis passing through Find moment of inertia of moment of inertia of semicircular ring about an axis passing through point P1, about an axis passing through point P1
as shown in figure. The axis is perpendicular to plane of the ring. Mass m, radius r. You have to find the moment of inertia about an axis passing through P1. Moment of inertia about an axis passing through point P1. हमने इस एक्सिस के अबाउट निकाल लिया ऑलरेडी. P1 के अबाउट निकालना है. तो फाइंड के बाद बोल दो. Find moment of inertia about an axis passing through P1 perpendicular to the plane of the ring. Perpendicular to the plane of the ring. सर इसका आंसर 2m r स्क्वायर है. बाकी लोग भी करके देखो क्या आता है. पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करनी पड़ेगी. Use parallel axis theorem to find the moment of inertia about an axis passing through P1. क्या आ रहा है आंसर सबका? 2m r square. 2m r स्क्वायर. आ गया सबका? Yes sir. बिकॉज हमें इस एक्सिस के अबाउट पता है. इसके एक्सिस के अबाउट अगर मैं लेता हूं IC और इस एक्सिस के अबाउट से IP1, तो IP1 किसके इक्वल होगा? IP1 will be equals to IC और दोनों एक्सिस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? R. We say mr square plus mr square. तो आंसर विल बी कितने लोगों को समझ आ गया? आ गया समझ या नहीं आया? समझा दो सर. आ गया सबको समझ? सर एक और बार समझा दो. इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? ये तो अभी निकाल रहा है. IC के अबाउट mr स्क्वायर और दोनों पैरेलल एक्सिस में डिस्टेंस है r, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? क्लियर है सबको? Yes, sir. गलत है ये. क्या सिखाया, क्या कर रहे हो आप? पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या दी? पैरेलल एक्सिस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या दी? क्या लिखा था हमने? IY इज इक्वल टू बोलो. IY इज इक्वल टू सेंटर ऑफ मास. तो इसने सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो निकालना ही नहीं अभी. ये थोड़ी कोई भी दो पैरेलल एक्सिस लेके लगा दोगे थ्योरम. ICM तो चाहिए ना. सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? बड़ी जल्दी निकाला था, सबको समझ भी आ गया था. पता चलता है फिजिक्स इतनी स्ट्रांग है. ICM इसका यहां पे होगा, इस पॉइंट पे. तो पहले ICM निकलेगा और ये डिस्टेंस कितना आता है सेंटर से सेंटर ऑफ मास का? कोऑर्डिनेट्स क्या थे सेंटर ऑफ मास के रिंग के, सेमी सर्कुलर रिंग के? याद किए हैं सेंटर ऑफ मास या नहीं किए? सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग इज एट अ डिस्टेंस ऑफ
क्या ऊंची बोलो थोड़ा। सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग 4π/3 है। कितना? कॉन्फिडेंटली बोलो जो भी बोल रहा है। सेंटर ऑफ मास कहां पे होता है, किस डिस्टेंस पे? 4/5 2r/π। मतलब ये 2r/π है, ये आईसी है। आईसी होगा आईसीएम प्लस mh²। आईसी मेरे को पता है mr² है, आईसीएम तो भी पता ही नहीं कितना है, और h की वैल्यू 2r/π। तो आईसीएम कितना आ गया? mr² 1 माइनस 4/π²। ये आया आईसीएम। अब आईसीएम पता चल गया तो आईपी1 निकलेगा। अब आईपी1 का फॉर्मूला क्या बनेगा? अगर मैंने आईसीएम निकाल लिया तो आईपी1 विल बी आईसीएम और सेंटर ऑफ मास में इस एक्सिस में डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस कितना है? r माइनस 2r/π। So IP1 is ये IP1 होगा। हमने इतनी जल्दी निकाल लिया 2mr²। हमेशा याद रखना पैरेलल एक्सिस थ्योरम में पहले सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे, फिर आगे सॉल्व होगा। बिना सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल ले आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं लगा सकते। कोई भी दो एक्सिस नहीं लेने, एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास करना चाहिए। आईसीएम प्लस mh² इज अबाउट एनी अदर एक्सिस। तो मेरे को आईसी पता था इस केस में और एच भी पता था, तो पहले थ्योरम लगा के आईसीएम निकाला। आईसीएम निकाला फिर इस एक्सिस के अबाउट लेने, तो आईसीएम प्लस ये डिस्टेंस h1, और h1 कितना हो जाएगा? r माइनस h। r माइनस h मीन्स r माइनस 2r/π। आ रहा है समझ कैसे किया? देखो बस उड़ गए होश पहले क्वेश्चन में। सर ये h की वैल्यू आपने डिराइव कराई हुई है? हाँ जी बिल्कुल कराई हुई है। आपको याद नहीं है, मेरे को याद रहता है मैंने क्या करा दिया क्लास में। सो नेक्स्ट टाइम करते हैं इसके आगे, इतना करके देखो। एंड अब मेरे को मेजॉरिटी लोगों का मैसेज तो आ गया, मॉर्निंग बैच वाले ज्यादा हैं, शायद इवनिंग बैच में कम है। और मंडे टू फ्राइडे क्लास लगा करेगी 1 आवर ईच, और सैटरडे को जो मंडे से फ्राइडे पढ़ा है उसका टेस्ट होगा, बिकॉज आपके टेस्ट बहुत कम हो रहे हैं तो मेरे को पता भी नहीं चल रहा कौन पढ़ रहा है कौन नहीं। और टेस्ट कंपलसरी होगा, जो सैटरडे को टेस्ट नहीं देगा वो मंडे से क्लास भी नहीं लगाएगा। सो मंडे टू फ्राइडे क्लास जो भी पूरा हफ्ता पढ़ेंगे, सैटरडे को उसका टेस्ट होगा, ताकि साथ का साथ आप पढ़ते रहो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर कल कोई टेस्ट है फिर सैटरडे नहीं, को? कल नहीं है, परसों भी नहीं है, दोनों दिन क्लास नहीं है। मंडे से अब डेली शुरू करेंगे। सर ये सैटरडे को टेस्ट की टाइमिंग जो क्लास वाली होगी ना सर, जो क्लास वाली टाइम ही होगी। सर कल क्लास होगी? कल और परसों? कल नहीं होगी, कल क्लास नहीं होगी, पर मैं एक वीडियो डालूंगा, वो देख लेना, 1 या 2 जितने भी डालूंगा, क्योंकि वैसे टाइमिंग्स सबके सूट नहीं करते, तो मैं अपने आप जब भी रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, आप देख लेना। जब भी मेरे को टाइम लगेगा मैं 1-2 वीडियोस डाल दूंगा, वो देख लेना, जो मेरे को लगेगा रोटेशन के लिए चाहिए आगे। जो रोटेशन अब तक कराया वो आएगा टेस्ट में? जो अब तक कराया उसका टेस्ट रखेंगे सेंटर ऑफ मास का। इस बार ही देखते हैं, मैं बता दूंगा इस बार फ्राइडे को, नहीं तो बहुत सारा हो जाएगा सेंटर ऑफ मास भी अगर मैंने सारा डाल दिया तो फ्राइडे को मैं बता दूंगा सैटरडे को कौन सा टेस्ट है, बट साथ साथ पढ़ते रहना सारा। सर ये प्लीज एक बार फिर एक्सप्लेन कर दो कैसे की है। आईसी पता था, आईसी पता है ना हमारे को, तो आईसीएम प्लस एमएच को, यही पैरेलल एक्सिस थ्योरम थी। तो आईसीएम निकालो पहले, आईसीएम हो जाएगा आईसी माइनस mh²। तो आईसी माइनस mh², और h की वैल्यू हमें पता है 2r/π।
तो पहले आईसीएम निकाल लिया, फिर एक बार फिर से पैरेलल एक्सेस थ्योरम लगाई। आईसीएम पता है आईपी1 निकालना है, तो आईसीएम प्लस MH1 स्क्वायर। तो 2 बार पैरेलल एक्सेस थ्योरम लगनी थी इसमें, बिकॉज हमें आईसीएम नहीं पता था। थर्ड स्टेप में लास्ट वाले में 1 माइनस 4/π² कैसे हुआ दूसरी ये तरफ? आईसीएम की वैल्यू है ना, ये देखो आईसीएम की वैल्यू डाली है यहाँ पे, जो हमने पहले पार्ट में निकाली थी वो इसे सब्स्टिट्यूट कर दी। ओके सर। सर डे आफ्टर टुमारो का भी यही रहेगा टाइमिंग? अब सैटरडे संडे क्लास नहीं है, इस सैटरडे भी नहीं है, संडे भी नहीं है। मंडे जिन्होंने सुबह का बैच ऑप्ट किया सुबह आ जाना, जिन्होंने शाम का ऑप्ट किया शाम वाले में आ जाना।